नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज से हम एक नई सीरीज़ की यहाँ पे शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें आपको कंप्लीट 6 से 12वीं क्लास तक की जो एनसीईआरटी है उसके नोट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। क्लास दर क्लास हम यहाँ पे पूरी एनसीईआरटी को सीरियल वाइज कवर करेंगे अतिरिक्त तथ्यों के साथ। ये हमारी एक शॉर्ट रिवीजन सीरीज होगी जिसके माध्यम से आप पूरी एनसीईआरटी को यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। क्लास 6 से हम शुरू करेंगे, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक जाएंगे। सामाजिक विज्ञान से हमने शुरू किया है, यानी पहले हम इतिहास वाले पोर्शन से शुरू कर रहे हैं। पहले पूरी 12 तक हिस्ट्री वाले पार्ट को, सामाजिक विज्ञान वाले पार्ट को खत्म करेंगे और उसके बाद फिर हम ज्योग्राफी की ओर जाएंगे, इकोनॉमिक्स की ओर जाएंगे और एंड में हम पॉलिटी की ओर भी जाएंगे। तो ये हमारी एनसीईआरटी बेस्ड एक सीरीज होगी जिसमें हम पूरी एनसीईआरटी को सीरियल वाइज यहाँ पे कवर करेंगे। कोशिश करेंगे हफ्ते में 1 से 2 क्लासेस हम इस सीरीज की कवर करें और एक क्लास के अंदर जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उनको कवर करें ताकि जल्दी से जल्दी हमारा एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट हो जाए। बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे जो डायरेक्ट आपको छोटी छोटी क्लासेस से, क्लास 6 की क्लास से, 7 की क्लास से एग्जाम में देखने को मिले हुए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे आपको आज के वीडियो में भी मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, पाषाण काल में राख के अवशेष किस प्रसिद्ध गुफा से मिले हैं? तो देखिए, हमें पाषाण काल के राख के अवशेष एक गुफा से मिले हैं। ये हमें कुरनूल गुफा से मिले हैं। कुरनूल गुफा जो है ये आंध्र प्रदेश में पड़ती है। पूरा पाषाण काल की एक प्रसिद्ध ये एक जगह है और यहाँ से हमें राख के अवशेष मिले हैं। यहीं से ये साबित हुआ कि यहाँ के जो लोग थे पूरा पाषाण के, इसी से ये पता चला कि जो यहाँ के लोग थे वे आग का उपयोग करना जानते थे। तो इसको आपने याद करना है। कुरनूल गुफाएं पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है जो आपके कहाँ पड़ता है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ जाता है। ठीक है। इतिहास के सबसे आरंभिक काल को पुरातत्वविदों ने क्या नाम दिया है? तो देखिए, पुरातत्वविदों ने इतिहास के सबसे आरंभिक काल को क्या कहा है? इतिहास के सबसे आरंभिक काल को कहा जाता है पूरा पाषाण काल। 20 लाख साल पहले से शुरू होकर और 12,000 साल पहले तक ये टाइम वहां पे हुआ था। ठीक है, यानी आज से 20 लाख साल पहले शुरू हुआ और लगभग आज से 12,000 साल पहले तक का जो काल है वो आपका जो शुरुआती पाषाण काल है उसमें आता है। ठीक है, जो पाषाण काल है इसको भी 3 युगों में बांटा जाता है। एक होता है पूरा पाषाण काल, एक होता है मध्य पाषाण काल और एक होता है नव पाषाण काल। तो जो शुरुआती पाषाण काल है वो 20 लाख साल से लेकर 12,000 साल तक के काल को माना जाता है। जो मध्य पाषाण काल है इसे 12,000 साल से लेकर आज से 10,000 साल पहले तक के काल को माना जाता है और उसके बाद आता है नव पाषाण काल, 10,000 साल के बाद से आज तक का काल। ठीक है। मध्य पाषाण युग का समय कब से कब तक माना गया है? तो मध्य पाषाण युग का समय जो माना गया है वो आज से लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक के काल को मानते हैं। तो ये टाइमलाइन पूछी जाती है कि जो पूरा पाषाण काल है, जो हमारा मध्य पाषाण काल है, जो नव पाषाण काल है, उनके वर्ष बताइए। हालांकि ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर कथन वाले में आ जाते हैं, तो आपने ये वाली लाइन को याद रखना है। क्लास 6 से हमने शुरुआत करी है तो पहले आपको सिंपल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे हम हायर क्लास में जाएंगे आपको और ज्यादा डीप क्वेश्चन भी मिलेंगे। मध्य पाषाण काल के पत्थरों के औजारों को आकार में बहुत छोटा होने के कारण क्या कहा जाता था? अब देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डायरेक्ट बना हुआ है कि मध्य पाषाण काल में जो औजार, जो हथियार इस्तेमाल होते थे उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं माइक्रोलिथ, क्योंकि ये आकार में बहुत छोटे होते थे। तो माइक्रोलिथ किस युग के हथियारों को कहते हैं? मध्य पाषाण काल के हथियारों को। ठीक है, इसे मेसोलिथिक युग भी कहा जाता है और इस काल के हथियारों को, औजारों को माइक्रोलिथ कहते हैं। ठीक है। भारत में मध्य पाषाण युग के जो प्रमुख स्थल हैं उसमें राजस्थान का एक आता है जिसे हम कहते हैं बागौर। कई बार वो जगह भी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा पूरा पाषाण का है, कौन मध्य पाषाण का है। तो पूरा पाषाण में हमने देखा कुरनूल गुफा हो गई, इसके अलावा भीमबेटका हो गई आपकी। मध्य पाषाण की बात करें तो बागौर हो गया राजस्थान का। ये भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण काल का स्थल है। इसके अलावा एक है सरहा नहर राय। सरहा नहर राय ये भी एक मध्य पाषाण का स्थल है जो यूपी में पड़ता है। एक है हमारा महदहा,
इसको भी याद करेंगे। ये भी प्रतापगढ़ यूपी के अंदर पड़ता है, जहां से हमें हड्डी और सींग के उपकरण मिले हैं। सीधा सवाल बनता है, मध्य पाषाण कालीन सबसे प्राचीन स्थल जो है सराय, नाहर, राय और मदहा, ये दोनों कहाँ हैं? ये दोनों के दोनों यूपी में पड़ते हैं। इस सीरीज को आपने किस तरह से फॉलो अप कर सकते हैं कि जो सिंपल क्वेश्चन हैं उनको छोड़ दीजिए और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे, वैसे मैं यहाँ पे सेलेक्टेड क्वेश्चन को लाया हूँ जिससे आपकी पूरी एनसीईआरटी भी कवर हो जाए और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हो जाए। तो जो जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे, जो जो आपको याद नहीं है, उनको आप नोट करते हुए चलें। तो इन एक्स्ट्रा फैक्ट को भी नोट करते हुए चलें, ठीक है। इसके अलावा मध्य पाषाण काल का एक और इंपॉर्टेंट जगह है जिसे कहते हैं दमदमा। दमदमा जो है ये यूपी में पड़ता है और इसकी विशेषता क्या है? दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। तो क्वेश्चन आता है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस जगह से मिले हैं? दमदमा यूपी में है और मध्य पाषाण काल का माना जाता है। इसके अलावा एक है आदमगढ़, ये भी मध्य पाषाण का है, ये मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, यहां से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा 2 और हैं जिनकी केवल लोकेशन पूछता है। एक है लंगनाज, कहाँ है ये? गुजरात में, और एक है वीरभानपुर, ये बंगाल के अंदर आता है, ठीक है। नवपाषाण युग की शुरुआत लगभग कितने वर्ष पहले से होती है? तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूरा पाषाण काल का जो शुरुआती काल था, मैंने आपको कहा 20 लाख साल से शुरू होता है और 12,000 साल पहले तक चलता है। 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले तक के काल को मध्य पाषाण कहते हैं और 10,000 साल पहले जो शुरू हुआ उसे नवपाषाण काल कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर है वो है लगभग 10,000 साल पहले। नवपाषाण काल के जो इंपॉर्टेंट स्थल हैं, अगर हम उनकी बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जगह का नाम आता है बुर्जहोम। ये कैसा स्थल है? ये नवपाषाण काल का स्थल है। इसके अलावा मेहरगढ़ हो गया, कोहलडीवा हो गया, चिरांद हो गया, दाऊजली हेडिंग हो गया, ये सारे के सारे हमारे कैसे स्थल हैं? ये नवपाषाण काल के स्थल हैं, ठीक है। लहुरा देव हो गया, जहां से हमें चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए, यूपी में पड़ता है, ये भी नवपाषाण काल के स्थल हैं, ठीक है। चिरांद आपके बिहार में पड़ता है, कोहलडीवा यूपी में पड़ता है, ठीक है। चौपानी मांडो है, वो इलाहाबाद के नजदीक पड़ता है, ठीक है। अगला, बुर्जहोम पुरा स्थल वर्तमान भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आ चुका है, 6ठी कक्षा का सवाल है। जो बुर्जहोम है एक पुरा स्थल है, और कौन से वाला पुरा स्थल है? अब आप कहेंगे नवपाषाण काल का, और ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में। बेसिकली ये कश्मीर के अंदर, कश्मीर घाटी के अंदर स्थित है। बुर्जहोम के लोग गड्ढों के नीचे जो घर बनाते थे उन्हें पुरातत्व की भाषा में क्या कहा जाता है? तो बुर्जहोम के जो लोग थे वो गड्ढों के अंदर जाके घर बनाते थे सर्दी से बचने के लिए। इनको कहा जाता है गर्तवास या गर्त निवास। एक पेपर में सवाल आया था, आपको ध्यान होगा कि गर्त निवास के साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? तो गर्त निवास के साक्ष्य बुर्जहोम से मिलते हैं, जो कश्मीर के अंदर स्थित है, ठीक है। 6ठी क्लास का सवाल है। नवपाषाण युग के पत्थरों के औजार पुरा पाषाण युग के औजार से किस प्रकार भिन्न थे? नवपाषाण युग के जो हथियार थे, पत्थरों के जो औजार थे, वो पुरा पाषाण काल से अलग थे। कैसे अलग थे? नवपाषाण काल के औजारों की जो धार थी वो ज़्यादा पैनी थी और उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी, जबकि पुरा पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के जो हथियार होते थे पत्थर के, क्योंकि उस समय पत्थरों के ही हथियार बनते थे, इसलिए इस काल को पाषाण युग कहते हैं। तो वो होते थे आपके बिना पॉलिश के होते थे। मध्य पाषाण काल में तो बहुत छोटे छोटे होते थे और पुरा पाषाण काल में बड़े बड़े हथियार बनाए जाते थे, ठीक है। मानव ने बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए किस काल में शुरू किया? तो मनुष्यों ने बर्तनों का इस्तेमाल शुरुआत में भंडारण के लिए किया, खाना जमा करने के लिए किया। धीरे धीरे उनका इस्तेमाल वे खाना बनाने में भी करने लगे और ये उन्होंने नवपाषाण काल में शुरू किया था, ठीक है। इसको याद रखना है। नवपाषाण काल में वो केवल पत्थरों के हथियार नहीं बनाते थे, वो जानवर की हड्डियों से भी हथियार बनाना शुरू कर दिए थे। नवपाषाण काल में मानव के कपड़े बुनने के लिए किस महत्वपूर्ण पौधे को उगाना शुरू कर दिया था? तो मानव जो नवपाषाण काल है उसी में हमें कपास की खेती के भी साक्ष्य मिलते हैं। मनुष्यों ने नवपाषाण काल में ही कपास उगाना भी शुरू कर दिया था, ठीक है। मेहरगढ़ जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रास्ता किस दर्रे के पास स्थित है? ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पेपर में आया हुआ है, 6th क्लास का सवाल था। मेहरगढ़ जो है हमारा
भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं वो मेहरगढ़ से मिलते हैं। यहाँ से हमें जौ के, गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ जो पड़ता है हमारा ईरान जाने का जो रास्ता है बलूचिस्तान से होते हुए, वहां पर एक दर्रा है बोलान दर्रा, और इसी दर्रे के नजदीक स्थित है मेहरगढ़। माना जाता है यहां पर लगभग आज से 8000 साल पहले मनुष्य रहते थे, यानी लगभग 6000 ईसा पूर्व का। इसे सिंधु घाटी सभ्यता का शुरुआती नगर माना जाता है। यहां पे अभी ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो शुरुआती चरण था वो मेहरगढ़ था। बाद में सिंधु घाटी सभ्यता जब अपने चरम पर पहुंची तब हड़प्पा, मोहनजोदड़ो इन नगरों का विकास हुआ। मेहरगढ़ को सिंधु घाटी सभ्यता का शुरुआती चरण माना जाता है। ठीक है, तो ये कहां पर स्थित है, इसकी लोकेशन कहां पर है, ऐसे सवाल बन जाते हैं। ये पड़ता है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में यह दर्रा स्थित है। ईरान जाने वाला एक महत्वपूर्ण रास्ता है यहां से, वहीं पर है मेहरगढ़। ठीक है, वह कौन सा सबसे पहला स्थान माना जाता है जहां के लोगों ने जौ और गेहूं उगाना सीखा, यानी खेती के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य। तो ये था जौ और गेहूं, मनुष्य ने सबसे पहले यही उगाया। अगर पूछेगा चावल सबसे पहले कहां से मिलता है, तो चावल हमें यूपी के कोल्डिवा से मिलता है। ठीक है, जौ और गेहूं उगाना सबसे पहले मेहरगढ़ के लोगों ने ही सीखा था। यह क्वेश्चन भी डायरेक्ट पेपर में आया हुआ है। मेहरगढ़ में मिले घरों के अवशेषों का आकार कैसा था? तो मेहरगढ़ के जो घर हमें मिलते हैं वे चौकोर थे और आयताकार थे, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर में वो घर बने हुए थे। हर घर में कम से कम 4 या उससे ज्यादा कमरे थे, और ऐसा माना जाता था कि घर के जो खाली कमरे थे उनका इस्तेमाल भंडारण के लिए ये लोग करते थे। ठीक है, तो मेहरगढ़ जो सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले का नगर माना जाता है, प्राचीनतम खेती के साक्ष्य हमें यहां से मिलते हैं, जौ और गेहूं के साक्ष्य हमें यहां से मिलते हैं। बोलान दर्रे के निकट है और ईरान जाने वाले रास्ते में पड़ता है। साथ में यहां से किस तरह के घर मिले हैं आकार में, तो आप कहेंगे चौकोर मिले हैं और आयताकार मिले हैं। मेहरगढ़ की एक विशेष कब्र में मृतक के शव के साथ किस जानवर का कंकाल मिला है? मेहरगढ़ से हमें एक कब्र भी मिली है और उस कब्र में हमें मृतक के साथ बकरी का कंकाल भी मिला है। इसको भी आपने याद रखना है। ऐसा माना जाता है कि उस समय के लोग, यहाँ के लोग जो थे, वो मृत्यु के बाद के जीवन में भी यकीन करते थे। तो वो लोगों के साथ उनके खाने के लिए, उनके साथ उनके काम की वस्तुओं को रखते थे कि उनको आगे काम आएगी। तो हो सकता है यहाँ पर इसी उद्देश्य से एक मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया हो। तो 3 कंकाल एक ही कब्र में कहां से मिले हैं? दमदमा से मिले हैं। और किस जगह से हमें मनुष्य के साथ बकरी को दफनाने का साक्ष्य मिला है? तो वो मेहरगढ़ से मिला है। यह भी पेपर में आया है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम क्यों दिया गया? तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है, डायरेक्ट पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नामक नगर की ही खोज हुई थी। इसीलिए जब शुरुआत में हमें हड़प्पा का शहर मिला तो उसके बाद जो जो शहर हमें मिलते गए हड़प्पा के जैसे, उनको हड़प्पा जैसी इमारतें या हड़प्पा जैसे शहर या हड़प्पा सभ्यता के शहर कहा गया। वहीं से नाम चला ये हड़प्पा सभ्यता। क्यों कहा गया? क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा मिला था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के इन आरंभिक नगरों का निर्माण लगभग कितने वर्ष पहले हुआ? आप सभी जानते हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व के करीब यहाँ पे अपने चरम पे आनी शुरू होती है। तो 2000 साल लगभग अभी हो रहे हैं और 2500 साल पहले, तो लगभग ये 4500 से 4700 साल पहले का आंकड़ा जाता है। ये नंबर डायरेक्ट पूछा जाता है क्योंकि एनसीईआरटी का है। आज से लगभग 4500 साल से भी ज्यादा हो चुका है जब हड़प्पा सभ्यता बनी थी। ठीक है, हड़प्पा कालीन नगरों को सामान्यतः कितने हिस्सों में विभाजित किया गया था? ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पेपर में बना हुआ है। इस वाले वीडियो में हम केवल 6th क्लास के जो शुरुआती 2 चैप्टर हैं, जिसमें हमने एक में जो प्राचीन स्थल है उनके बारे में और दूसरे में सिंधु घाटी सभ्यता के बेसिक के बारे में सवालों को लिया है। और आप देखेंगे कितने सारे ऐसे सवाल हैं जो डायरेक्ट इन्हीं 2 चैप्टर से, जो क्लास 6th के चैप्टर है, वहां से बने हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार बना है कि हड़प्पा नगरों को सामान्य तौर पर कितने भागों में बांटा जाता है? इनको 2 भागों में बांटा जाता है, मैक्सिमम 2 भागों में। एक ही नगर है जिसको 3 भागों में बांटा गया है, उसका नाम है धौलावीरा। बाकी सिंधु सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता के जितने नगर हैं वो सब 2 भागों में बटे हुए हैं। ठीक है, हड़प्पा नगरों का कौन सा हिस्सा छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था? हमने कहा कि ये 2 भागों में बटे होते थे हड़प्पा के नगर। तो ये बटे होते थे पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग में।
जो पश्चिमी भाग होता था ये ऊंचाई पर बना होता था, ये छोटा इलाका होता था। जो पूर्वी भाग होता था वो निचले इलाकों में बनता था और वो बड़ा हिस्सा होता था। ठीक है, जो ऊंचाई पर स्थित होते थे उनको नगर दुर्ग कहा जाता था और जो निचले इलाके होते थे इनको निचले नगर कहते थे। तो नगर दुर्ग नाम पूछा जाता है कि जो ऊंचाई पर स्थित होते थे उनको क्या कहते थे, उनको नगर दुर्ग कहते थे। ठीक है, सीटाडेल, इंग्लिश में इसको सीटाडेल लिखा जाता है। ये क्वेश्चन बना हुआ है पेपर में। हड़प्पा नगरों का कौन सा हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में स्थित था? तो कौन सा हिस्सा बड़ा था इसका? पूर्वी हिस्सा, और वो कहाँ होता था? निचले इलाकों में, जिसे निचला नगर कहते थे। पश्चिमी हिस्सा छोटा होता था लेकिन वो ऊंचाई पर बनता था। तो हड़प्पा को दो प्रकार के नगरों में, या हड़प्पा के जो नगर होते थे, यानी मान लीजिए कोई शहर है तो शहर को दो वर्गों में, दो भागों में बांटा जाता था। एक भाग होगा शहर का पश्चिमी इलाका जो छोटा होगा लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में होगा। ये माना जाता है कि वहां पर जो बड़े लोग रहते थे वो यहाँ पे उनका घर होते थे। और जो पूर्वी इलाका होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा, वहां पर आम जनता निवास करती थी। ठीक है, महान स्नानागार के साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस विशिष्ट नगर से मिले हैं? यह भी क्लास 6 का सवाल है और बहुत बार पेपर में आया हुआ है, कॉमन सा सवाल है। महान स्नानागार जो मिला है हड़प्पा सभ्यता की, हमें कई सारी इमारतें मिली हैं, इनमें कुछ विशेष इमारतें भी मिली हैं, जिसमें सबसे पहले आता है महान स्नानागार। जो ये महान स्नानागार है ये मोहनजोदड़ो से मिला है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, इसको बनाया कैसे गया है? तो इसका निर्माण ईंटों और प्लास्टर के माध्यम से किया गया है। ठीक है, महान स्नानागार में पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर किसकी परत चढ़ाई गई थी? ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पेपर में बना हुआ है, किसी एग्जाम में पूछा गया था कि जो मोहनजोदड़ो से हमें विशाल स्नानागार मिला है उसमें पानी के रिसाव को रोकने के लिए किसकी परत चढ़ाई गई है? चारकोल की, बिटुमिन की परत वहां पे चढ़ाई गई है। ठीक है, इसके अलावा इस स्नानागार में उतरने के लिए दोनों साइड, उत्तर की साइड भी और दक्षिण की साइड भी सीढ़ियां बनाई गई हैं ताकि लोग इसमें उतर सकें। स्नानागार में पानी भरने के लिए बगल में ही एक कुआं बनाया गया है जहां से पानी निकाला जाता था और इसमें भरा जाता था। ठीक है, पुरातत्वविदों के अनुसार इस महान स्नानागार का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह भी डायरेक्ट पेपर के अंदर आ चुका है। केवल 2 चैप्टर के मैंने सवाल यहाँ पे बनाए, 2 चैप्टर के नोट्स बनाए और आप देख रहे हैं कितने सारे सवाल यहाँ से बने हैं। तो पुरातत्वविद जो हैं, इतिहासकार जो हमारे हैं, वो कहते हैं मोहनजोदड़ो का ये जो स्नानागार है इसका इस्तेमाल या इसका उद्देश्य क्या था, यहाँ पे होता क्या था? तो यहाँ पे विशिष्ट नागरिकों के द्वारा विशेष अवसरों पे धार्मिक या विशेष स्नान किया जाता था। यानी धार्मिक उद्देश्य वो मानते हैं इसको बनाने का, कि जब कोई त्यौहार वगैरह होते थे या कोई उत्सव वो बनाते थे तो यहाँ पर विशेष स्नान होता था, इसलिए ये बड़ा विशाल स्नानागार बनाया गया। ठीक है, गुजरात में स्थित 2 प्रमुख हड़प्पा कालीन नगर कौन से थे? तो गुजरात के 2 इंपॉर्टेंट हड़प्पा के जो स्थल है उसमें धोलावीरा और लोथल ये आता है। इसके अलावा सुरकोटदा भी है, वो भी गुजरात में ही पड़ता है। राखीगढ़ी, कालीबंगा वर्तमान भारत के किन राज्यों में स्थित प्रमुख हड़प्पा स्थल हैं? राखीगढ़ी पड़ता है हरियाणा में, कालीबंगा पड़ता है राजस्थान के अंदर। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के किन नगरों से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं? ये भी डायरेक्ट पेपर में आया हुआ है। अग्निकुंड के साक्ष्य हमें कालीबंगा और लोथल से मिले हैं और इन कुंडों से ये हमें पता चलता है कि शायद यहाँ के जो लोग थे वो यज्ञ करना जानते थे, यज्ञ करने के लिए उन्होंने ये बनाए थे। हड़प्पा सभ्यता के बच्चे किस प्रकार की सामग्री से बने खिलौनों से खेलते थे? तो हड़प्पा के जो खिलौने होते थे वो पकी हुई मिट्टी, जिसे टेराकोटा कहते हैं, उससे बने हुए खिलौने से खेलते थे। ठीक है, इसको भी याद रखना है। हड़प्पा की मोहरों पर लिखे गए चिन्हों और लिपि के बारे में आधुनिक विद्वानों की क्या स्थिति है? ये क्वेश्चन भी पेपर में बन चुका है डायरेक्ट, कि हड़प्पा की जो मोहरें हमें मिली हैं, छोटी छोटी मोहरें मिली हैं, उन पर किसी विशेष लिपि में कुछ लिखा गया है, उसमें चिन्ह भी हैं, उसमें अक्षर भी हैं। इस लिपि के बारे में विद्वानों का क्या अभी तक मत है, क्या इनकी स्थिति है? तो आज तक विद्वान इसको पढ़ नहीं पाए हैं। ये एक अपठित लिपि अभी तक बनी हुई है 4500 साल के बाद भी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग औजार और हथियार, गहने, बर्तन बनाने के लिए किन धातुओं का उपयोग करते थे?
तो हड़प्पा के लोग तांबा और कांसा इनका इस्तेमाल करते थे। हड़प्पा के लोगों को लोहे के बारे में पता नहीं था, लोहे का ज्ञान इनको नहीं था। इनको कांसे के बारे में पता था, तांबे के बारे में तो था ही इनको पता, इनको कांसे के बारे में पता था। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। क्वेश्चन आता है पेपर में कि इनमें से कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी है, तो आप कहते हैं हड़प्पा। ठीक है। तोलने के लिए इस्तेमाल होने वाले पत्थर के बाट किस विशेष पत्थर से बनाए जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार भी करते थे। हमें इनका बंदरगाह भी मिला है जो कि लोथल में था, काफी फेमस बंदरगाह। इनके बंदरगाहों में हमें तोलने के लिए जो विशेष पत्थर मिलते हैं वो किसके बनाए जाते थे? वो चर्ट पत्थर के बनाए जाते थे। इसको याद रखना है। जो चर्ट पत्थर होता है बेसिकली एक महीन दाने वाला अवसादी पत्थर होता है जिससे उस समय के लोग बाट बनाए जाते थे मापतौल करने के लिए। हड़प्पा काल के खूबसूरत लाल मनके किस पत्थर को काटकर और तराशकर बनाए जाते थे? आपने देखे होंगे हड़प्पा के जो मनके मिले हैं लाल रंग के होते थे, काफ़ी अच्छे वो दिखने में लगते थे। इनको बनाया जाता था कार्निलियन पत्थरों से। जो कार्निलियन पत्थर होते हैं बेसिकली ये लाल रंग के पत्थर होते हैं। इनमें आयरन ऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मौजूद होता है। अपने नारंगी रंग के लिए यानी कि अपने ऑरेंज रंग के लिए या भूरे लाल रंग के लिए काफ़ी ज़्यादा ये जाने जाते हैं। तो पत्थर के बाट बनाते थे ये चर्ट पत्थरों से और मनके बनाने के लिए कार्निलियन पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। ये फैक्ट बेस लगातार आपसे ये फैक्ट बेस्ड डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। जो मनके बनाने के कारखाने हैं वो आपको लोथल में भी मिल जाएंगे। इसके अलावा गुजरात का जो भड़ौच है वहाँ से भी मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस सामग्री से आयताकार मोहरें बनाते थे? ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि इनकी मोहरें कैसी होती थी? आयताकार होती थी। और ये जो मोहरें होती थी ये पत्थरों से, आम पत्थरों से बनी होती थी। हड़प्पा सभ्यता के बर्तनों की क्या विशेषता है? तो हड़प्पा के जो बर्तन होते थे ये लाल मिट्टी के खूबसूरत बर्तन होते थे और इन पर काले रंग से डिज़ाइन बने होते थे। तो लाल मिट्टी के होते थे और जो डिज़ाइन होता था वो काले रंग के होते थे। इसको भी याद रखना है। मेहरगढ़ में कपास की खेती के साक्ष्य लगभग कितने वर्ष पहले के मिलते हैं? तो मेहरगढ़ के लोगों ने प्राचीनतम खेती शुरू कर दी थी, जौ और गेहूं उगाना शुरू कर दिया था। उन्होंने कपास की खेती को भी शुरू किया था लगभग आज से 7000 साल पहले का टाइम, यानी कि लगभग हम देखते हैं कि 8000 साल पहले माना जाता है, कहीं पर 6500 भी दिया है। तो 6000 से 8000 के मध्य का ही टाइम मेहरगढ़ का काल माना जाता है। हड़प्पा काल के लोग किस धातु से पूरी तरह अपरिचित थे? लोहा। आयरन के बारे में इनको जानकारी नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का आयात मुख्य रूप से कहां से करते थे? आयात को लेकर के भी सवाल आते हैं कि उस समय के लोग तांबा कहां से मंगाते थे, कांसा कहां से मंगाते थे। इसके अलावा अलग अलग जो चीज़ें होती थी इनकी, जैसे सोना हो गया, इसके अलावा बहुमूल्य जो पत्थर होते थे वो कहाँ से मंगाते थे? तो तांबा ये मंगाते थे राजस्थान से और पश्चिम एशियाई देश जो है ओमान और राजस्थान से ये मंगाते थे तांबा। ठीक है। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाए जाने वाली टिन धातु ये कहाँ से मंगाते थे? तो तांबे से ही इन्होंने कांसा बनाना शुरू किया। कांसा इन्होंने खुद बनाना शुरू किया, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। तो तांबा से कांसा बनाने के लिए उसमें टिन मिलाना पड़ेगा। टिन मंगाते थे ये ईरान और अफगानिस्तान से। ठीक है। हड़प्पावासी सोने का आयात किस आधुनिक भारतीय राज्य से करते थे? गोल्ड कहाँ से लाते थे? ये गोल्ड कर्नाटक से लाते थे। आज भी भारत में जो गोल्ड की बड़ी बड़ी खदानें हैं वो कर्नाटक में हैं। बहुमूल्य पत्थरों का आयात किन 3 प्रमुख क्षेत्रों से होता था? तो हड़प्पा काल में जो बहुमूल्य पत्थर होते थे इनको मंगाया जाता था गुजरात से, ईरान से और अफगानिस्तान से। ठीक है। ईरान और अफगानिस्तान से ये टिन भी मंगाते थे और बहुमूल्य पत्थर भी मंगाते थे। ठीक है। धौलावीरा नगर गुजरात के किस क्षेत्र में और किस द्वीप या किनारे पर स्थित है? तो देखिए धौलावीरा जो है ये भी हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख नगर है। यहाँ से हमें उन्नत जल निकास प्रणाली देखने को मिली है। धौलावीरा जो है ये गुजरात के कच्छ इलाके में है और खदिर बेद के किनारे पर स्थित है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के आम नगर के विपरीत कौन सा नगर है जो 3 भागों में विभाजित था? ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पेपर में आया हुआ है। हड़प्पा के जो आम नगर हैं वो 2 भागों में बटे हुए थे, ऊपर मैंने आपको कहा, लेकिन जो धौलावीरा है ये 3 भागों में बटा होता था। इसको याद रखना है। कितने भागों में बटा होता था? 3 भागों में। हर भाग के चारों ओर पत्थर की दीवारें ये बनाते थे और वो हर भाग में एंटर होने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार बनाते थे।
सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए धौलावीरा नगर के बीच में क्या खुला हुआ था? ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पेपर में बना हुआ है कि हमें एक स्टेडियम कहां से मिला है, स्टेडियम के साक्ष्य, स्टेडियम यानी खुला मैदान कहां से मिला है? धौलावीरा से हमें स्टेडियम मिला है, जहां पर ऐसा माना जाता है कि ये लोग सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन करते थे। तो एक खुला मैदान, एक स्टेडियम कहां से मिला है? धौलावीरा। धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को किस सामग्री पर खुदा हुआ पाया गया है? ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको यहाँ पे टिक करना। धौलावीरा से हमें हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों पर लिखे हुए हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी हड़प्पा लिपि के शिलालेख कहाँ से मिले हैं, पत्थरों पर लेख कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं धौलावीरा से। ज़्यादातर ये जो लोग थे हड़प्पा सभ्यता के, अपने जो लेखों को लिखते थे, जो छोटे छोटे मोहरिया बनाते थे, छोटे छोटे पत्थर बनाते थे, उन पर लिखते थे। लेकिन बड़े बड़े अक्षरों को इन्होंने लिखना शुरू किया बड़े बड़े पत्थरों पे, शिलालेख हम जिनको कहते हैं। और ये कहाँ पर मिलता है? ये धौलावीरा से मिलता है। तो इसको आपने याद रखना है। इनकी विशेषता क्या है, क्यों इनको इंपॉर्टेंट माना गया? ये पत्थरों पर इन लेखों को लिखते थे और बाद में लकड़ियों में उनको जड़ देते थे, लेकिन लिखा होता था पत्थर पे। जबकि आमतौर पे जो ये लिखते थे, अपनी लिपियों को लिखते थे, मोहर जो होती थी, छोटी छोटी मोहर होती थी, उस पर लिखते थे। तो बड़े पत्थरों पे इन्होंने कहाँ से लिखा है? हड़प्पा सभ्यता के लिपि के हमें जो बड़े साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से। ठीक है। लोथल नगर गुजरात में किस खाड़ी और किस नदी की उपनदी के किनारे बसा है? तो लोथल के बारे में आपने कई बार पढ़ा है। लोथल जो है हमारा वो गुजरात में है, बंदरगाह के रूप में फेमस था। ये हमारा खंबात की खाड़ी में नज़दीक है, खंबात की खाड़ी के नज़दीक है। खंबात की खाड़ी में मिलने वाली एक नदी है भोगवा। भोगवा नदी उपनदी है साबरमती की। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा साबरमती की सहायक नदी है जो जाकर मिलती है खंबात की खाड़ी में। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, कुछ जो कॉमन थे, जो मैंने आपको बताया कि धौलावीरा से उन्नत जल निकास प्रणाली मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता के समापन का भी यहाँ पे जिक्र किया गया था पुस्तक में, लेकिन वहाँ से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो नया क्वेश्चन हो। एक जनरल आइडिया दिया हुआ था कि कुछ लोगों का मानना, उसमें किसी का नाम नहीं दिया गया था, ताकि आपसे कुछ ऐसा सवाल बन सके कि किस पुरातत्वविद का या किस इतिहासकार का ये मानना है। तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया गया था। केवल एक जनरल आइडिया था कि कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पे सूखा पड़ गया था, कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पे बाढ़ आ गई थी और हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई। हो सकता है अगली कुछ क्लास में जब दोबारा से सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर कोई चैप्टर होगा, वहाँ पर डीप में इसके बारे में दिया हो। हम ऐसे ही सीरियल वाइज इसको लेकर चलते रहेंगे। क्लास 12 तक हम पूरा एनसीईआरटी को कवर करेंगे इसी तरीके से, और भी अच्छे तरीके से, और भी डिटेल फैक्ट के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।